हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। तो आज हम लोग एक नए सेशन के साथ आए हैं। हम लोग इसमें पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और इंटायर पॉलिटी को हम धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होगा वो पॉलिटी में सबसे पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है कि भाई किसी भी सोसाइटी, देखिए किसी भी, ये मान लीजिए एक ये सोसाइटी हो गया। इस सोसाइटी में जनता है, पब्लिक है, और एक गवर्नमेंट होता है। तो इसको चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या हो, किस चीज़ की ज़रूरत है, रूल एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, रूल रेगुलेशन की। अब रूल रेगुलेशन से क्या होता है कि उसमें से रूल एंड रेगुलेशन, देखिए रूल रेगुलेशन से क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट को भी पता होता है कि जो हमें, हमारा दायरा क्या है, और जनता का भी पता होता है जो भाई हमारा दायरा क्या है, हमारा राइट्स क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो रूल एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होता है किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए या किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, ठीक। अब ये रूल एंड रेगुलेशन आता कहाँ से है? रूल एंड रेगुलेशन आता है कहाँ से? एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक एक नियम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसे संविधान कहते हैं। वो संविधान से ही रूल रेगुलेशन आता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया के अंदर ही राइट टू वोट। अब मान लीजिए किसी भी इंसान का वोटिंग राइट्स को ख़त्म कर दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका राइट्स ख़त्म हो गया तो संविधान में उसका राइट दे रखा है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तो ये फिर क्या करता है, अपने राइट को पाने के लिए फिर जस्टिस के पास जाता है और उसको जुडिशरी के थ्रू मिलता है। तो ये कहाँ से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। तो किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए एक रूल रेगुलेशन की ज़रूरत होता है, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत होता है, ठीक। तो हम जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो हम इंडिया के बारे में उसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हम इस कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे, जो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। क्योंकि आपको तो पता है कि 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए, हम लोगों को फ्रीडम मिली, और 1950 में जाके हमारा संविधान बना। तो अब ये 1915 में जो संविधान बना है, तो इस संविधान का क्या एक इतिहास है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे कैसे बना है। तो हम लोग बहुत टाइम तक ब्रिटिश के अंदर रहे, कॉलोनी की तरह। तो उस टाइम का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या रहा है, और किस किस स्टेज को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे, जो कहाँ से ये आया है, ठीक। अब देखिए, इसमें दो चीज़ होता है हिस्ट्री को। अभी हम जैसे इसमें पढ़ेंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पॉलिटिकल माइंडसेट से पढ़ेंगे, ठीक। तो इसीलिए इसमें पूरे हिस्ट्री को हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में सब कुछ कवर होता है, ठीक। तो उससे भी आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और आपका नॉलेज क्रिस्टल क्लियर होता है। लेकिन हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम उतना डिटेल्स में जाके नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हाँ, ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था जिसमें हम ये बताने की कोशिश की कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ता है, ठीक। अब एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी ये स्टेट है, एसआईआर हुआ है बिहार के अंदर। तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, जो भाई ये अच्छा नहीं है, ठीक। तो स्टेट कहता है ये अच्छा है, ठीक। तो फिर इसमें क्या होगा, इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल पे चेक किया जाएगा, जो भाई ये संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। क्या स्टेट की पावर, या स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास क्या इतना पावर है जो ये एसआईआर करा सकता है कि नहीं करा सकता है, ठीक। तो फिर इसको जज करने के लिए फिर हम जुडिशरी के पास जाते हैं। फिर वो जुडिशरी देखता है कि भाई स्टेट के पास क्या पावर है कि ये एसआईआर करा सकता है कि नहीं करा सकता है। तो जुडिशरी कहाँ से चेक करता है? जुडिशरी फिर कॉन्स्टिट्यूशन में देखता है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखता है जो भाई स्टेट के पास पावर है कि नहीं पावर है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब, हो गया एक मीनिंग, हो गया, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए किसी को बेल नहीं मिल रहा है, बेल नहीं मिल रहा है,
बेल नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको भी हम देखते हैं। एक तो आपका आईपीसी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो आपका पेनल कोड है सीआरपीसी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर और भी इसको जब दायरा बढ़ता है तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल पे हम देखते हैं जाके कि जो भाई किसी को जेल में बंद करके रखा हुआ है, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा है, क्या ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या स्टेट के पास क्या उतना पावर है कि किसी को बेल ना दे इतने दिन तक। तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन पे देखते हैं। तो मतलब सोसाइटी को रन करने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होता है, एक रूल रेगुलेशंस एक उसकी ज़रूरत पड़ती है। तभी सोसाइटी रन कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तभी हम स्टेट वेलफेयर स्टेट की कल्पना कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, यदि रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो इस मान लीजिए ये इस व्यक्ति का मन होगा हम कुछ करें, और इस व्यक्ति का मन होगा हम कुछ करें, और तो इसको कहाँ चेक करेंगे ये सही है या गलत है। चेक तो जब आपके पास एक रूल रेगुलेशन रहेगा, एक संविधान रहेगा, तभी तो आप चेक करेंगे जब भाई ये व्यक्ति गलत कर रहा है, ये व्यक्ति गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए संविधान की जरूरत पड़ता है। या मान लीजिए स्टेट है, स्टेट ही मान लीजिए कोई आर्बिट्री एक्शन कर रहा है, समझ गए, तो उसमें हम देख सकते हैं जो भाई क्या स्टेट के पास संविधान के थ्रू उतना पावर मिला है कि नहीं मिला है, ये हम चेक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा दायरा होता है। स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन आप कभी कल्पना उसका नहीं कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे पार्लियामेंट के पास इमेंस पावर है, जिसमें कि वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ वो ड्राइव करता है स्टेट को, समझ गए। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है जिसमें कि हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस बताएं। अब हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे डिटेल्स में तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। हम अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देख रहे हैं, ठीक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझ गए। अब देखिए, जब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब देखते हैं हम संविधान का, तो देखिए एक तो पता है आपको, ये हो गया आपका इंडिया, ये आपका इंडिया हो गया। अब मान के चलिए ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन जब 17th सेंचुरी 1600 इस टाइम की बात कर रहा है, किया जाता है 1600 ईस्वी के आसपास की बात जो की जाती है। तो ब्रिटेन या उस टाइम यूरोपियन का क्या था, ये दुनिया में घूम घूम कर क्या करते थे, जो कंट्री कंट्री पे क्या करते थे, अधिकार कर लेते थे, उसके इकोनॉमिक राइट्स, उसके पॉलिटिकल राइट्स, उसके मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, सबको अपने कंट्रोल में कर लेते थे, ठीक। तो इसके लिए पहले क्या हुआ कि ये पहले एक कंपनी के फॉर्म में आते थे। कंपनी मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन के अंदर जनता है, ये जनता है, ठीक। इसमें से कोई एक, ये मान लीजिए एक ये ट्रेडर निकला, ट्रेडर निकला। ये ट्रेडर क्या करता था, ये पूरे वर्ल्ड में घूमता था और ट्रेड करता था। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रेडर आएगा, इंडिया से माल लेके खरीद के जाएगा, यहाँ बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा, ठीक। तो ये सिस्टम चलता था। तो ये ट्रेडर जब अपने कंपनी को बड़ा करना स्टार्ट किया, ये इसका कंपनी है, इसको बड़ा करना स्टार्ट किया, तो ये जनता से भी पैसा लेना स्टार्ट किया, शेयर होल्डर बनाना स्टार्ट किया, थी ये कंपनी बड़ी होती चली गई। तो मतलब इसमें जनता का भी पैसा लगना स्टार्ट हो गया। तो इसी के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी बना, समझ गए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बना, जिसमें जनता का भी पैसा और जनता भी उसमें शेयर होल्डर था। क्योंकि जनता भी देखा कि जो भाई इस कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रेड करने से, और दूसरा चीज़ ये देखा कंपनी को भी ज़्यादा पैसा की ज़रूरत था, जबकि ट्रेड का दायरा बढ़ा, ट्रेड का क्षेत्र बढ़ा, तो उसको भी ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ा, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ा, ज़्यादा कर्मचारियों को ज़रूरत पड़ा, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ा। तो उसको भी पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने भी जनता को अपना शेयर होल्डर बनाता चला गया। तो ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन आप यदि देखोगे तो ये कंपनी को कंट्रोल कौन करता था, ब्रिटेन का जो होगा रूलर, जो यहाँ का रूलर होगा वही कंट्रोल करता था अल्टीमेटली। भाई ये स्टेट के अंदर ही है ना कंपनी, तो रूलर ही कंट्रोल करेगा, समझ गए। तो रूलर इसको कहता था जो भाई तुम जाओ ट्रेड करो, इधर ट्रेड करो, उधर ट्रेड करो, इस कंट्री में करो, उस कंट्री में करो, ये रूलर कहता था। तो इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको बोलते हैं एक चार्टर के थ्रू इसको भारत के साथ व्यापार करने का राइट्स इसको मिल गया, समझ गए?
जो मतलब यहाँ का जो रूलर था, जो यहाँ की रानी थी, उन्होंने इस कंपनी को बोला कि चलो ठीक है, तुम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो तुम जाओ ट्रेड करो। अब ये 1600 ईस्वी की बात है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे हम हिस्ट्री के बारे में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जब देखोगे 1600 से लेके 1757 तक जो बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं, तो इसमें अब 1600 से 1700 के बीच में देखेंगे जो कंपनी जो थी वो किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग किया और इंडिया के अंदर कंट्रोल किया, जिसमें कि उसने किस तरह से एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा के, या मतलब अलग अलग जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके बाद सब्सिडरी अलायंस, इस सब तरह का पॉलिसी को लागू करते करते उसने इंडिया को कंट्रोल करता चला गया, अपना ट्रेड भी करता चला गया, पॉलिटिकल कंट्रोल भी बढ़ाता चला गया। ठीक, तो हम उसको नहीं जानेंगे। लेकिन 1757 के बाद एक कंपनी का जो कहते हैं एक जो एक पॉलिटिकल कंट्रोल जो कहते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो कहते हैं, प्रशासनिक राजनीतिक इस सब रूप से उसका कंट्रोल मतलब एक होता चला, मतलब एक धरातल पे दिखने लगा था उस टाइम आके 1757 के बाद, पलासी के बाद। तो अब हम देखते हैं कि 1765 में क्या हुआ कि कंपनी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अ, दीवानी राइट्स मिल गई। मतलब दीवानी राइट्स जो होता है, कहाँ कहाँ मिल गया, किस एरिया में मिल गया उसको दीवानी राइट्स जो मिला, कहाँ पे, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, इस एरिया में उसको दीवानी राइट्स मिल गया। मतलब रेवेन्यू 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 वसूलने का राइट्स मिल गया, और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व करने का उसको पास राइट्स मिल गया। समझ गए, जैसे कि ये इंडिया हो गया, तो इसका ये पार्ट मान लेते हैं, ये बिहार बंगाल और उड़ीसा है, तो इस क्षेत्र में इसको टैक्स वसूलने, रेवेन्यू का राइट्स 1765 में जाके उसको मिल गया। ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं किस तरह से फारूक होशियार के टाइम, मतलब ये 1717 से स्टार्ट होता है, जब आपको औरंगजेब का डेथ होने के बाद मुगल एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट होता चला गया, तो उसमें कंपनी किस तरह से इसका मतलब माइलेज गेन किया उसमें, और 1765 तक आके उसको मिल गया था। उसके बाद हम ये 1765 है। अब देखिए 1765 से लेकर हम थोड़ा एक सिंपल सी बताते हैं, यहाँ से लेके हम 1858 तक का जो पीरियड था जिसमें कंपनी का था, उसके बाद हम 1947 तक की बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए 1765 में उसको रेवेन्यू का राइट्स मिल गया, समझ गए। अब यहाँ से अब देखिए क्या होता है, 1765 के बाद से जाके 1773 में जाके एक रेगुलेटिंग 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 एक्ट आता है। अब देखिए, अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। अब देखिए, ये हो गया आपका कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका इंडिया, ये हो गया इंडिया इंडिया, और ये हो गया ब्रिटेन ब्रिटेन ब्रिटेन। ठीक, ये ब्रिटेन हो गया। तो कंपनी जो था इंडिया के साथ ट्रेड करके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया था। स्ट्रांग इन द सेंस ऑफ, क्योंकि इंडिया से जो ट्रेड करता था उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। ठीक, तो कंपनी का जो इकोनॉमिक पावर था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया। तब जब किसी भी कंपनी का इकोनॉमिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो और ये रेगुलेट कहाँ से होता था, ब्रिटेन से होता था। तो अब ये अपने हिसाब से कंपनी रूल रेगुलेशन चाहेगा बनवाना, तो उसके लिए क्या करेगा, ब्रिटेन के पॉलिटिकल क्लास को वो इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगा, उसको ब्राइब देना स्टार्ट करेगा, जो भाई तुम यदि रूल रेगुलेशन बनाओगे तो हमारे फायदे के लिए बनाओगे, मतलब हम इंडिया के साथ यदि व्यापार करेंगे तो रूल रेगुलेशन जो होगा हमारे फायदे के लिए बनाते रहोगे। ठीक, तो इसका मतलब हुआ जो कंपनी एक सुपर पावर बनता जा रहा था ब्रिटेन को, ब्रिटेन के पार्लियामेंट या ब्रिटेन के पॉलिटिकल क्लास को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ जो था, यहाँ का रूलर जो था उसको ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि रूलर के पास जो था इमेंस पावर था उसके पास, समझ गए। तो रूलर ने सोचा कि भाई यदि कंपनी एक बहुत बड़ा जाइंट बन जाएगा, ये तो पूरे पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में कर लेगा। ठीक, और अपने हिसाब से चला आएगा। तो फिर रूलर ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर रूलर ने क्या किया, धीरे धीरे
कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाना स्टार्ट किया। जो भाई तो कंपनी के ऊपर कंट्रोल बढ़ाना स्टार्ट किया। इसी संदर्भ में क्या हुआ कि 1773 का क्या रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट लाया गया। ये क्या था रेगुलेटिंग एक्ट? ये था जो भाई कंपनी जो तुम जो इंडिया के साथ अभी ट्रेड करते करते वहाँ पे कंट्रोल को और मजबूत कर लियो, यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल भी ले लियो आफ्टर द प्लासी। प्लासी का हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, प्लासी के बाद जो आप पॉलिटिकल कंट्रोल भी तुम धीरे धीरे ले लियो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को तुम कंट्रोल भी कर रहे हो। तो अब तुम्हें कंट्रोल करने के लिए हम रूल बनाएंगे, मतलब कंपनी को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट का मेन ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ये है, समझ गए? अब हम इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है उसको हम एक एक करके हम देखेंगे, ठीक? देखिए प्रोविजन की जब हम बात करते हैं तो पहला प्रोविजन यदि देखोगे इसमें जो देखेंगे पहला प्रोविजन इस देखिए मेन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जो कंपनी का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल जो उसका काम था, पॉलिटिकल एक्टिविटी थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उसको इसके थ्रू एक उसे सर्टिफाई किया गया, एक मान्यता उसे मिली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, समझ गए? इससे पहले कोई एक्ट नहीं था इंडिया के साथ कंपनी का क्या चल रहा था उसमें ब्रिटिश का कोई एक्ट नहीं था, समझ गए? कुछ नहीं था, अपना ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन इसके थ्रू ब्रिटिश ने ध्यान देना स्टार्ट किया। क्यों ध्यान देना स्टार्ट किया? क्योंकि आपको बताएं क्योंकि कंपनी क्या हो गया था, इकोनॉमी के लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो यहाँ के ब्रिटेन को कंट्रोल, ब्रिटेन के पार्लियामेंट वहाँ का रूल मेकर जो था उसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ब्राइब करना स्टार्ट किया, ये सब करना स्टार्ट किया था। तो वहाँ का जो रूलर था तो चाहा नहीं अब इसको कंपनी को इतनी छूट देना जरूरी नहीं है, कंपनी पे शिकंजा कसना जरूरी है। तो पहली बार किया गया 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी जो था उसको सर्टिफाई किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, समझ गए? रिकॉग्नाइज्ड किया गया, समझ गए? अब इसमें जो प्रोविजन है, पहला प्रोविजन इसमें बोला गया कि जो भाई जो बंगाल का जो गवर्नर है, गवर्नर है बंगाल का गवर्नर, वो गवर्नर जो है अब वो बंगाल का क्या होगा, उसको गवर्नर जनरल बोला जाएगा। गवर्नर जनरल मतलब क्या हुआ कि ये गवर्नर से गवर्नर जनरल मतलब क्या हो गया, इस पहले जो गवर्नर था उसका एक तरह से एक छोटा मान्यता मान के चलिए, एक छोटा मान्यता, अब गवर्नर जनरल हो गया। इसका मतलब क्या, उसकी जो दायरा है उसको बढ़ा दिया। मान लीजिए पहले उसके पास था जो भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब गवर्नर जनरल हो गया जो मतलब उसको इंटायर एक्टिविटी को वो ध्यान दे सकता है, उस पर नज़र रख सकता है, समझ गए? उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसके पास आर्बिट्रेरी जो उसको कह सकते हैं जो भाई तुम अपने हिसाब से, क्योंकि जब एरिया बढ़ गया इंडिया के अंदर, मान लीजिए बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा था, तो भाई एक गवर्नर कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है? तो कैसे उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को, एग्जीक्यूशन को, पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए बोला गया कि भाई एक गवर्नर जनरल की एक काउंसिल भी होगी, काउंसिल भी होगी, एक परिषद भी होगा, उस परिषद में 4 मेंबर को अपॉइंट किया गया था, समझ गए? तो गवर्नर जनरल के परिषद में 4 मेंबर को अपॉइंट किया गया था। जो पहला गवर्नर जनरल था, जो पहला बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहलाया, समझ गए? और उसको एक काउंसिल दिया गया 4 मेंबर का, जो हेल्प करेगा गवर्नर जनरल को। हेल्प किस किस लिए करेगा, किस में करेगा? काम क्या था गवर्नर का इंडिया के अंदर? धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाना, ट्रेड करना, उस टाइम पॉलिटिकल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल ये सब आ गया था, तो उसमें वो हेल्प करेगा। तो ये 4 मेंबर का काउंसिल हो गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, समझ गए? जब आप दूसरा प्रोविजन की बात करते हैं, दूसरा प्रोविजन की जब हम बात करते हैं, तो आप यदि इंडिया को देखोगे उस टाइम की बात जब हम देखेंगे इंडिया के बारे में, तो अब ये देखिए, ये हो गया, अभी मैप मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, ये देखिए इसमें नहीं हो रहा। तो एक तो ये हो गया बंगाल प्रोविंस, दूसरा क्या हो गया मद्रास प्रोविंस,
तीसरा क्या हो गया, बम्बई वाला प्रोविंस, ठीक। तो यहाँ का जो क्षेत्र है उसमें भी एक गवर्नर अपॉइंट था, यहाँ का भी गवर्नर अपॉइंट था, और यहाँ भी गवर्नर था। तो यहाँ के गवर्नर को क्या बोला गया, अब ये गवर्नर जनरल हो गया, ठीक, गवर्नर जनरल हो गया, समझ गए। तो अब बोला कि ये जो बम्बई वाला है और ये मद्रास वाला है, ये सारे गवर्नर जो होंगे ये इसके अंदर होंगे, इस गवर्नर जनरल के अंदर होंगे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करना स्टार्ट किया गया था। ये नहीं कि जो भाई ये अपने मनमाने करेगा, ये अपने मनमाने करेगा, ये अपने मनमाने करेगा, नहीं, ये सब जो है इनके अंदर रहेगा, इस गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर रहेगा, समझ गए। तो दिस इज द सेकेंड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन जो था, थर्ड प्रोविजन जो था वो था 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। अब कोर्ट का गठन क्यों होगा, जब भाई जैसे ही आपका इस एरिया के अंदर जब आपका पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगा, उसके बाद इकोनॉमिक या कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट होगा ही होगा, डिस्प्यूट क्रिएट होगा ही होगा। तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट की ज़रूरत होगी, तो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब हम इसमें यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो दिस इज द थर्ड प्रोविजन। जो फोर्थ प्रोविजन था वो क्या था कि जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, जब कंपनी होगा तो कंपनी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, स्टाफ होंगे, इस कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टाफ होंगे, ठीक। तो जो स्टाफ इस कंपनी के अंदर में जो काम करता था, तो इससे जो प्रॉफिट होता था तो वो तो कंपनी के पास गया, समझ गए, कंपनी के लिए काम करते थे। तो कंपनी के स्टाफ क्या करता था, तो कोई भाई कंपनी के साथ साथ वो क्या करता था, तो मतलब खुद का भी वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कंपनी में है ही है, कंपनी के लिए काम कर ही रहा है, वो अपना प्राइवेट भी काम करना स्टार्ट किया, जिससे क्या होता था, तो कंपनी के लेना देना नहीं होता था। अब देखिए, अब ये जब 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 ये कंपनी का स्टाफ कंपनी से हटकर अपना काम करना स्टार्ट करेगा, अपना ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, कंपनी का तो लॉस होगा, कंपनी का लॉस होगा, इस पर्टिकुलर पर्सन का फायदा होगा। तो अब जब ये यहाँ से अपना प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट करेगा, तो फिर ये क्या करेगा, ब्राइब स्टार्ट करेगा, ब्राइब का यूज स्टार्ट करेगा, हाँ, ब्राइब करप्शन सब करेगा। तो ये सब जब करेगा, करप्शन करेगा, ब्राइब देगा, तो इससे क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, लॉस होगा। कंपनी का लॉस होगा तो उससे क्या होगा, जो कंपनी के शेयर होल्डर है उसका लॉस होगा, समझ गए। उससे क्या होगा, कंपनी कमजोर होगी। और कंपनी तो क्या है, कंपनी तो ब्रिटेन का कंपनी है, तो कंपनी जब कमजोर होगी तो कंपनी का कंट्रोल इस एरिया सब पर, इस एरिया से कम होता चला जाएगा, इधर भी कम होता जाएगा, इंडिया में उसका कंट्रोल कम होता चला जाएगा। तो इस एक्ट के थ्रू बोला गया, जो भाई कंपनी का जो स्टाफ है वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, अपना सेल्फ का ट्रेड नहीं करेंगे, ब्राइब करप्शन इस सबको खत्म किया जाएगा। ठीक है, देखिए, पांचवा प्रोविजन जो था, उस पांचवा प्रोविजन जो था, तो इस कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम जो देखता था इस कंपनी का, उसका नाम जो था, उसका एक हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स था, समझ गया, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू क्या किया गया, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू इस कंपनी पे मतलब इस कंपनी पे अपना शिकंजा, अपना पावर को बढ़ाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गया, मान लीजिए इस कंपनी है, कंपनी के जो टॉप के लेवल के जो अधिकारी होंगे, टॉप के लेवल के, वो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ब्रिटिश का अपना भी रिप्रेजेंटेटिव रखता था, ठीक है। अब ये था कि जो भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता था, जो भाई इंडिया के अंदर अपने अपने रेवेन्यू, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, मतलब ये जितनी भी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को, जितना भी ये काम है, इस काम को आपको
ब्रिटेन को आपको बताना पड़ेगा, ठीक। ब्रिटेन को आपको बताना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? जो भाई तुम इंडिया के अंदर मनमाने नहीं कर सकते हो। तुम मनमाने करके वहाँ पे तुम एक तो स्ट्रांग बन जाओगे, स्ट्रांग बन जाओगे तो ब्रिटेन के अंदर तुम क्या करोगे, उथल पुथल मचाओगे, वहाँ पे अपने हिसाब से काम करवाओगे, ठीक। तो ये सब नहीं चलेगा। अब तुम यहाँ पे तुम्हारी रेवेन्यू का क्या सिस्टम है, कितना तुम रेवेन्यू यहाँ से गेन किए, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम है, क्या किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चला, पॉलिटिकल जो तुम्हारी एक्टिविटी है उसमें तुम क्या कर रहे हो, इस सब की जानकारी तुम्हें ब्रिटेन को देना पड़ेगा, ठीक। ब्रिटेन का जो वहाँ पे रूलर है, ब्रिटिश सरकार है, उसको तुमको देना पड़ेगा। इससे आपको क्या लगता है, इस एक्ट के थ्रू आपको नहीं लगता है कि जो ब्रिटिश सरकार था वहाँ का, वो कंपनी के ऊपर अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश की, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। क्योंकि कंपनी को यदि छोड़ देता तो कंपनी एक भस्मासुर बनता चला जाता है और ब्रिटिश के इंटरनल पॉलिटिक्स को वो उससे डैमेज करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डैमेज करता है। तो 70-73 का रेगुलेटिंग एक्ट का ये मेन 5 प्रोविजन था। हम अभी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पॉलिटिक पढ़ने के माइंडसेट से इसको पढ़ रहे हैं। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में इसको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम इसको क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 1773 से जो 1947 1946 तक जब पहुँचते हैं, जब 1946 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होता है और 1950 में आपका संविधान बनता है, तो उसके लिए जो पहला कड़ी है वो आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना जरूरी होगा। क्योंकि 1773 से लेके 1857 तक जो कंपनी का राज था, कंपनी का पूरा कंट्रोल था इंडिया के ऊपर। तो उस टाइम कंपनी किस तरह से काम कर रहा था, कंपनी के पास में क्या क्या पावर थे, कंपनी को कैसे ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था, कंपनी इंडिया के अंदर में किस तरह से रूल रेगुलेशन बना के इंडिया के जो जोग्राफिकल रीजन था उसको कंट्रोल कर रहा था। तो इसको जानना जरूरी है। फिर 1858 के बाद से जब वाइसराय का पीरियड स्टार्ट होता है, जब ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल करता है, तो फिर हम उस पीरियड को देखते हैं जो 1858 से लेके 1946 तक का पीरियड, जिसमें 1935 का जो अधिनियम है वहाँ तक का पीरियड को हम देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि जो ब्रिटिश ने किस तरह से भारत में रूल रेगुलेशन बनाया। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया को रूल करने के लिए, ब्रिटिश पीरियड के अंदर इंडिया को रूल करने के लिए किस तरह का संविधान, किस तरह का लॉ था, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था, एक प्रोविजनल मान के चलिए रूल रेगुलेशन था। तो ये हम इसमें जानते हैं। फिर 1946 के बाद 1950 में देखते हैं जो हमारा संविधान बन के तैयार होता है। तो ये होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज के इस फर्स्ट में हम आपको छोटा सा ही केवल एक रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताए हैं। फिर आगे आपको ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बारे में बताएंगे। फिर 1813 वाला जो चार्टर एक्ट है, 33 का चार्टर एक्ट है, उसको बारे में बताएंगे। फिर जो 56 वाला है उसको देखेंगे। फिर 58, ये सब से धीरे धीरे करके हम इसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू वॉचिंग इट।